हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना मरीजों की संख्या वृद्धि में भारत विश्व में तीसरे और रोज होने वाली मृत्यु के लिहाज से चौथे स्थान पर है। एक आकलन के अनुसार अगर संख्या दूनी होने की दर वर्तमान 17.4 दिन को आधार माने तो 21 सितंबर तक देश में 1 करोड़ रोगी होंगे। सरकारी संस्थान ICMR के अध्ययन के अनुसार जांच का तरीका बदला जाता तो मई की शुरुआत में ही मरीजों की असली संख्या 20 गुनी ज्यादा होती। अतः विशेषज्ञों के अनुसार रोगियों की पहचान, सामुदायिक प्रसार का विवाद व संपर्क जानने के चरण काफी पहले खत्म हो गए। सभी सरकारों को बदलाव कर रोगियों को मौत से बचाने की रणनीति बनानी होगी। दरअसल सरकारें शुरू से ही गलत ट्रैक पर थी। मसलन दिल्ली में 3 से 11 जून के बीच टेस्टिंग 6,540 से घटाकर 5,001 कर दी गई, जबकि पॉजिटिव मामलों की दर 18.3 से बढ़कर 27.7% हो गई थी। यही स्थिति महाराष्ट्र की थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब सारे संसाधन गंभीर मामलों पर लगा रही है। आज जरूरत है गंभीर रोगियों को दवा सहित ऑक्सीजन व वेंटिलेटर मिले। संदेश देशव्यापी हो कि अगर खांसी, जुकाम या बुखार है तो घरों में क्वारंटाइन रहे और तय दवाएं लेते रहे, लेकिन सांस में दिक्कत होने पर फौरन स्वास्थ्य विभाग को सूचित करे। वह विभाग तुरंत उन्हें जरूरी सपोर्ट दे। विशेषज्ञों की इस राय का आधार है 11 मई को 87 मौतें, 18 मई को 157, जो 31 मई को 265 हो गई और 12 जून को 396। केंद्र व दिल्ली सरकार ने बैठक के बाद दिल्ली में 6 दिनों में जांच की संख्या 3 गुना करने और बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। रेल के डिब्बों, शादी घरों को वार्ड बनाया जाएगा, पर उनमें ऑक्सीजन व वेंटिलेटर व्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया। खतरे के अनुरूप रणनीति न बनी तो भारी नुकसान की आशंका है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ प्रस्तावित बैठक में शायद इस पर चर्चा करें। क्या वायरस का कोई धर्म होता है? क्या महामारी की कोई विचारधारा होती है? और क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी मामूली दवा पर राजनीति हो सकती है? दुर्भाग्य से तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है। यह बताता है कि आज के हमारे समय में कितना जहर घुल चुका है, और यह भी बताता है कि इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया में और अब भारत में भी इतनी अराजकता क्यों है। जो लड़ाई संपूर्ण लॉकडाउन से शुरू हुई थी और जिसमें सभी शामिल थे, उसका हश्र सत्ता पक्ष, विपक्ष, केंद्र सरकार और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच सियासी तू मैं के रूप में निकला है। इससे भी निराशाजनक यह है कि हमारी अधिकतर सार्वजनिक बहसों का हश्र यही होता है, जबकि हमें इस संकट के बहाने अपनी दलगत भावनाओं, अंधभक्ति, नफरत, आकांक्षाओं और कल्पनाओं में ना उलझकर इससे निपटने पर ध्यान देना चाहिए था। हमारे देश में वायरस को तो बहुत पहले ही मजहब से जोड़ दिया गया, जब इसके फैलाव के लिए तबलीगी जमात वाले जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इस बीच दूसरी खबरें भी आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख तीर्थयात्रियों द्वारा भी वायरस फैलाने की बात उठी। वायरस का किसी धर्म से लगाव नहीं होता। बेशक धार्मिक जमावड़े से जरूर होता है, लेकिन हमारे बेईमानी भरे तर्कों के लिए उसे किसी एक धर्म से जोड़ना बहुत मुफीद लगता है। इस महामारी के बारे में लॉकडाउन से लेकर इसके इलाज
उपचार, संक्रमण और मौतों तक तमाम मुद्दों पर बहस विचारधारा के आधार पर बटी रही है। अगर आप नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं तो आप मानेंगे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप उन्हें नापसंद करते हैं तो उन्हें लाखों की मौत का जिम्मेदार मानेंगे। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो उन महामारी विशेषज्ञों को भी पसंद करेंगे जो कह रहे हैं कि महामारी सितंबर तक खत्म हो जाएगी। अगर आप इन लोगों को नापसंद करते हैं तो उन लोगों पर यकीन करेंगे जो पूरी दुनिया में करोड़ों के मरने की आशंका जता रहे हैं। करीब 7 दशकों से मलेरिया से लड़ रही पुरानी सस्ती दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या HCQ के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन ट्रंप ने पूरी दुनिया को इस दवा की सिफारिश एक गेम चेंजर बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के तौर पर बताकर क्या किया और मोदी ने इसे भेजना क्या शुरू किया। यह सियासी फुटबॉल बन गई है। मजा यह कि इन तमाम दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसका इतना राजनीतिकरण हो गया कि द लैसेंट जैसा गंभीर मेडिकल जर्नल भी जाल में उलझ गया और उसने अपराधी से इस दवा को खारिज करने वाला एक ऐसा शोध प्रकाशित कर दिया जिससे कोई सब एडिटर भी इसलिए खारिज कर देता कि यह आंकड़े अस्पष्ट पर आधारित है। इस संकट पर हिंदू अखबार का एक संपादकीय मुझे खास तौर से पसंद आया और मैं सोचने लगा कि काश मैं भी इतनी अच्छी बात लिख पाता। उसमें लिखा था, कोविड के बाद दुनिया दहशत में काम करने वाली हो गई है और कोई भी संस्था, कोई भी मूल्यांकन प्रक्रिया इससे अछूती नहीं रह गई है। इस सब का मुख्य सबक यह है कि किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को सत्ता, विशेषाधिकार, पैसे और सियासत के प्रभावों से अछूता मानना एक गलती होगी। लेकिन क्या इन दिनों हर चीज का राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण नहीं हो गया है? तो फिर महामारी इससे क्यों अछूती रहे? इस सवाल का जवाब एक सवाल ही है। अगर आपका देश इसे मामले में पूरी दुनिया इसी बात के लिए लड़ पड़े कि दुश्मन की परिभाषा क्या है, तब सवाल है कि किससे लड़े और किसे हथियार से लड़े। राजनीति कभी बंद नहीं होती, लेकिन आप पक्षपात को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं और मसले को विशेषज्ञों के भरोसे छोड़ सकते हैं। उनका उपहास उड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग करने वाले कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों का उड़ाया जाता है। अगली बार जब उन्हें खासकर ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव को पर्दे पर देखे तो उनकी आंखों के चारों ओर उभर आए काले धब्बों पर भी ध्यान दे। दूसरों का भी यही हाल है। आपको समझना होगा कि इन दिनों गूढ़ बातें करना खुदकुशी करने जैसा ही है। तर्क करने वालों के लिए, स्तंभ लिखने वालों के लिए नहीं। यह सबक मुझे मेरे पिछले स्तंभ पर मिली कुछ प्रतिक्रियाओं से फिर मिला, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों को लागू करने में पीछे क्यों रही है। इसलिए इस बार मैं सावधानी बरत रहा हूं ताकि यह बवाल ना खड़ा हो कि मैं लोगों को मोदी सरकार पर कोई सवाल उठाने से रोक रहा हूं। अमित शाह समेत कई तमाम भाजपा नेता अगर महामारी का इस्तेमाल राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार को गिराने की कोशिश में करते हैं तो यह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक गंभीर संकट का फायदा उठाना ही माना जाएगा।
इस टकराव के चलते एक दूसरे को काटने वाले जो काम हो रहे हैं उसके नतीजे सामने आ रहे हैं और फिलहाल ऐसा ही लगता है कि कोविड संकट किसी के काबू में नहीं आ रहा है।